हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस हैंड रिटन नोट्स में मैंने कीवर्ड्स को बेटा हाईलाइट कर दिया है, तो आप भी अपने पास हैंड रिटन नोट्स में इन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 3 एजेंसी। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं बेटा कि एक इंसान होता है जो कि प्रिंसिपल होता है और वो अपना काम किसी और से करवाता है, उसे अपना क्या रखता है, एजेंट रखता है। और एजेंट जो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता है ना, उसके लिए इन दोनों के बीच क्या हो जाती है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यही हम पढ़ने वाले हैं। एजेंट वो इंसान होता है जिसे एम्प्लॉय किया जाता है दूसरे इंसान को काम करने के लिए या उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। और प्रिंसिपल वो पर्सन होता है, प्रिंसिपल वो पर्सन होता है whom such act is done और whom is so represented। ठीक है। सो प्रिंसिपल जो किसी और को रखता है एंड एजेंट जिसे रखा जाता है काम करने के लिए उसे। बट कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसके लिए बेटा चेक किया जाएगा कि क्या उस पर्सन के पास ये कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके प्रिंसिपल को बाइंड कर दे एंड आंसरेबल कर दे थर्ड पार्टी को। अगर ये आंसर यस आता है तो हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी, यानी यहां पर प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच का प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर यस आता है यानी प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है, एजेंसी रिलेशनशिप है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट। प्रिंसिपल कौन बन सकता है, कोई भी पर्सन जो मेजर है यानी 18 इयर्स कंप्लीट कर चुका है एंड साउंड माइंड का है, वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। हु में बिकम एन एजेंट। लेकिन एजेंट कौन बन सकता है, अभी हमने सुना कि एजेंट अपॉइंट कौन कर सकता है यानी प्रिंसिपल कौन हो सकता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एजेंट। एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि मेजर नहीं है यानी माइनर है, या ऐसा कोई पर्सन जो कि साउंड माइंड का नहीं है यानी अनसाउंड माइंड का है, अगर उसे एजेंट बनाया जाएगा तो वो क्या होगा, उस केस में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। नो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रिंसिपल। कैन अ माइनर बिकम एन एजेंट। क्या एजेंट माइनर बन सकता है, द आंसर इज यस। बट क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, द आंसर इज नो। बट क्या उसके करे गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, द आंसर इज यस। चलिए, एजेंसी जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंसिडरेशन होना मैंडेटरी होता है। बट इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि हमने बेलमेंट एक एक्सेप्शन देखा था, आज हम एक और एक्सेप्शन देख रहे हैं कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए, एजेंसी यानी प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन के लिए कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी नहीं है। मतलब कंसिडरेशन प्रेजेंट हो भी सकती है और कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं भी हो सकती। नाउ एजेंसी रिलेशन क्रिएट करने के क्या क्या मेथड्स, क्या क्या मोड्स होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर प्रिंसिपल बाय वर्ड्स एजेंट को अथॉरिटी देता है, मे बी स्पोकन या रिटन कॉन्ट्रैक्ट करके, तो भैया एक्सप्रेस अथॉरिटी। दूसरी आती है इंप्लाइड अथॉरिटी। इंप्लाइड का मतलब क्या है कि यहां पर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस देखे जाएंगे, यहां पर पार्टीज का कंडक्ट देखा जाएगा और उससे क्रिएट क्या होती है, इंप्लाइड अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर हमेशा रेंट कलेक्ट करने जाता है, यानी वो जो रेंट कलेक्ट कर रहा है वो इंसान एजेंट माना जाएगा। उसके बाद है एजेंसी बाय एस्टोपल। एस्टोपल का प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं। एस्टोपल का मतलब होता है कोई ऐसी बात कह देना जो कि सच नहीं है, बट क्योंकि अब हमने वो स्टेटमेंट कह दी है या हम चुप रहे थे, किसी और ने वो स्टेटमेंट कह दी, तो अब हम उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। अब हम उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए गेट्स टू नो, ए को पता चला कि बी जो है ना वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए का एजेंट बनके, बट ए तब भी
कोई स्टेप नहीं लेता सी को बताने के लिए कि ये मेरा एजेंट नहीं है, इस केस में ए वुड बी लाइबल फॉर द ट्रांजैक्शन परफॉर्म्ड बाय बी ऑन हिज बिहाफ, यानी बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ किया होगा उसके लिए ए लाइबल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी यानी इमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो सामने वाला पर्सन चाहे उसके पास अथॉरिटी हो या ना हो, बाय लॉ उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल अथॉरिटी आ जाती है, बट क्या काम करने की? वो सारे काम करने की जिससे वो प्रिंसिपल को लॉस से बचा सके। लेकिन नेसेसिटी में एजेंसी क्रिएट करने के कुछ एसेंशियल्स होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में जो पता होने चाहिए। पहला कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की। दूसरा, कॉमर्शियल नेसेसिटी में उसने ये एक्ट किया। तीसरा, एजेंट ने बोनाफाइड एक्ट किया यानी प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए किया, अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम नहीं किया। और एजेंट ने वो रास्ता अपनाया रीजनेबल कोर्स जो एक नॉर्मल पर्सन अपनाता। एंड एजेंट के पास गुड्स की पोजेशन होनी चाहिए जो कि सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओनर अवे था फ्रॉम होम, घर से बाहर गया हुआ था ओनर, केयर टेकर घर पे था और घर में आग लग जाती है, तो केयर टेकर क्या कर सकता है? आग को बुझाने के लिए जो फायर डिपार्टमेंट है उसे कॉल कर सकता है और उसके लिए जो भी खर्चा आएगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ओनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, भले ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स केयर टेकर ने क्यों ना किए हो, क्योंकि उसके पास इमरजेंसी सिचुएशन वाली क्या आ गई है? अथॉरिटी आ चुकी है। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है जब उस इंसान ने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उस पर्सन ने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो एजेंट नहीं था, लेकिन बाद में प्रिंसिपल ने क्या करा? उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया कि ठीक है मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। अगर प्रिंसिपल चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट भी कर सकता है या उस ट्रांजैक्शन को डिसऑन भी कर सकता है, लेकिन वैलिड रेटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स है जो हमें पता होने चाहिए। पहला, जो रेटिफिकेशन है वो एक्सप्रेस रेटिफिकेशन भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे उस ट्रांजैक्शन की सारी बातें पता होनी चाहिए, उसे कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की, उससे कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। और वो पार्ट ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं कर सकता कि आधी ट्रांजैक्शन के लिए तो मैं लायबल हूं बट आधी के लिए नहीं, उसको करनी पड़ेगी होल ट्रांजैक्शन रेटिफाई। एंड ऐसे रेटिफिकेशन से थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे ए ने सी को रेंट पर घर दे रखा था और बी ने क्या करा? नोटिस दे दिया सी को कि घर खाली करो, और बाद में बी ए से जाकर रेटिफिकेशन मांगने लगा, तो यहां पर किसको इंजरी हो रही है? सी को इंजरी हो रही है, तो ये रेटिफिकेशन वैलिड रेटिफिकेशन नहीं रहेगा। रेटिफाई कितने साल बाद करेंगे? अरे भाई रीजनेबल टाइम में कर देना। अगर रीजनेबल टाइम के बाद रेटिफिकेशन होगा तो फिर उससे एजेंसी क्रिएट नहीं होगी। रेटिफिकेशन को कम्युनिकेट करना पड़ेगा थर्ड पर्सन को, यानी प्रिंसिपल थर्ड पर्सन को बताएगा कि हां मैंने इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दिया है। और वैलिड एक्ट ही रेटिफाई हो सकते हैं, यानी अगर एजेंट ने कोई इल्लीगल काम किया है तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर प्रिंसिपल किसी एजेंट को अपॉइंट करता है तो वो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर कौन कौन से काम कर सकता है, यानी एजेंट की अथॉरिटी क्या रहेगी? सबसे पहली अथॉरिटी उसके पास ये रहेगी कि जिस चीज के लिए उसे अपॉइंट किया था वो काम कर सकता है। यानी अगर ए ने बी को घर बेचने के लिए अपॉइंट करा था, घर बिकवाने के लिए अपॉइंट किया था, तो वो काम वो कर सकता है। और उससे रिलेटेड जो इंसिडेंटल काम है वो काम भी कर सकता है। और अगर उस बिजनेस में जिसके लिए उसे अपॉइंट करा है, अगर उसमें कोई कस्टम चलता आ रहा है, यूसेज चलता आ रहा है, तो वो काम भी वो कर सकता है। यानी एजेंट कौन कौन से काम कर सकता है? जिसके लिए उसे अपॉइंट किया था, इंसिडेंटल काम, और बिजनेस और ट्रेड में अगर कोई यूसेज यानी कस्टम चला आ रहा है वो काम वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखो समझो। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट सब एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट सब एजेंट। नॉर्मल रूल यह बोलता है कि एजेंट अपने काम को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता जो उसने पर्सनली करने के लिए करे थे। एजेंट अपना काम
डेलीगेट नहीं कर सकता, दिस इज द नॉर्मल रूल। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहां पर वो डेलीगेट कर सकता है, यानी जहां पर वो प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। कौन कौन सा? अगर प्रिंसिपल ने जब एजेंट को अपॉइंट किया था तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में सब एजेंट को अपॉइंट करना अलाउड था, या जिस बिजनेस में उसे अपॉइंट किया था वहां पर कस्टम चला आ रहा है कि एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। और एक और एक्सेप्शन है जो आगे दिया हुआ था, दैट इज अनफोर्सीन इमरजेंसी। कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि अब एजेंट को मजबूरन दूसरा एजेंट यानी सब एजेंट अपॉइंट करना पड़ रहा है। सो प्रिंसिपल, अब देखो, अगर आपका केस उन 3 केसेस में पड़ता है तो हम बोलेंगे आपने एजेंट ने सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया है, और अगर उस केस में नहीं पड़ता है तो हम बोलेंगे नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड है। अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा? प्रिंसिपल सब एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी को लायबल होगा, एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होगा, और सब एजेंट को लायबल होगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, क्योंकि वो डायरेक्टली फिर क्या होगा? प्रिंसिपल को लायबल रहता है। लेकिन अगर नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा सब एजेंट की ट्रांजैक्शन के लिए, एजेंट थर्ड पार्टी को लायबल होगा जैसे कि वो खुद ही प्रिंसिपल है, एंड सब एजेंट को लायबल होगा बट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। यही बात आगे इसमें दोनों में लिखी हुई है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, यानी प्रिंसिपल एक एजेंट अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल एजेंट, और ओरिजिनल एजेंट को बोलता है कि मेरे लिए यार कोई अच्छा सा दूसरा कोई काम कराना होता है, उस काम के लिए कोई एजेंट सजेस्ट कर दो ना। और अगर एजेंट किसी का नाम सजेस्ट करता है और प्रिंसिपल उसे अपॉइंट कर लेता है तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट सब एजेंट्स दोनों सेम नहीं होते हैं। एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट सीधा किसके एजेंट होते हैं? प्रिंसिपल के एजेंट होते हैं, ना कि ओरिजिनल एजेंट के। ओके सर, नाउ प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या रिलेशन होती है? देखो, अगर ओरिजिनल एजेंट ने एक नया पर्सन का नाम सजेस्ट किया जिसे अपॉइंट कर लिया गया, तो वो पर्सन सब एजेंट नहीं होगा, उसे हम प्रिंसिपल का डायरेक्ट एजेंट मानेंगे, यानी वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होगा? प्रिंसिपल के कंट्रोल में होगा। ओके, लेकिन यहां पर एजेंट की ड्यूटी क्या होगी? एजेंट, जब तुम किसी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम सजेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम वो नाम सजेस्ट करने में रीजनेबल केयर लेना जो एक नॉर्मल पर्सन लेता है। यही बात यहां पे लिखी है, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन जो कि एक नॉर्मल इंसान करता, और अगर उसने ऐसा किया है तो फिर बाद में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कुछ गलत काम भी करता है तो एजेंट उसके लिए लायबल नहीं रहने वाला है, ओरिजिनल एजेंट उसके लिए लायबल नहीं रहने वाला है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट, देखो जैसा हमने सीखा था कि सब एजेंट जो होता है ना वो प्रॉपरली अपॉइंट भी हो सकता है और नॉट प्रॉपरली अपॉइंट भी हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हो सकता है और वो हमेशा अथॉरिटी में ही अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो, सब एजेंट जो होता है ना वो किसके कंट्रोल में रहता है? एजेंट के कंट्रोल में रहता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके कंट्रोल में रहता है? प्रिंसिपल के कंट्रोल में रहता है। सब एजेंट जो होता है ना उसको अपॉइंट कौन करता है? एजेंट अपॉइंट करता है, और साथ ही साथ एजेंट अपना कुछ काम सब एजेंट को डेलीगेट भी कर देता है, बट एजेंट डज नॉट डेलीगेट एनी पार्ट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को एजेंट अपना कोई काम नहीं देता, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को बेटा एक नया काम मिलता है। देन सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होता है। सब एजेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एजेंट को बहुत
एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां वो प्रिंसिपल को लायबल होता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल नहीं होता। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल को लायबल होता है, ना कि ओरिजिनल एजेंट को। ओके सर। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अगर सब एजेंट ने कोई काम गलत किया तो उसके लिए एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ने कोई गलत काम किया तो उसके लिए एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होता, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही प्रिंसिपल को लायबल होता है। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो सब एजेंट प्रिंसिपल पे केस नहीं करता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो प्रिंसिपल पे केस कर देता है। सब एजेंट जो है वो इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हो सकता। एजेंट जो होता है, अगर सब एजेंट कुछ गलत काम करते हैं, जब तक एजेंसी चल रही है तब तक सब एजेंसी चल रही है और उसके लिए एजेंट लायबल रहेगा। लेकिन एजेंट की ड्यूटी यहां पर कब खत्म हो जाती है? जैसे ही उसने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नाम सजेस्ट करा, एजेंट का काम खत्म हो गया और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का काम जो है चालू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे बच्चा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती है, आइए देखते हैं। एमसीक्यू में इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके सर। तो चलिए, ड्यूटी टू एग्जीक्यूट मैंडेट, यानी जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, एजेंट को वो काम कैरी आउट करना पड़ेगा। अगर एजेंट वो काम नहीं करता और उसकी वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस हो जाता है, तो एनी फेलियर, तो एजेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को उस लॉस के लिए। एजेंट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को उस लॉस के लिए। नेक्स्ट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यानी जो इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ने उसे दिए थे वो इंस्ट्रक्शन उसे काम करते हुए फॉलो करने हैं। बट सर अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो बेटा जो कस्टम चलता आ रहा है ना उस बिजनेस में, वो उसे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो कस्टम फॉलो नहीं करेगा, तो फिर वो लायबल हो जाएगा किसको? प्रिंसिपल को। फॉर एग्जाम्पल, बी ने सी को क्रेडिट पर गुड्स सेल कर दिए। किसके गुड्स थे? ए के। बी एजेंट था, ए प्रिंसिपल था। बी ने गुड्स क्या करे? क्रेडिट पर सेल कर दिए, जबकि ये कस्टम नहीं था क्रेडिट पे सेल करने का। अब क्या हुआ? सी जिसको सेल करे थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी वजह से पैसा रिकवर नहीं हो पाया। तो क्योंकि यहां पर बी ने कस्टम को फॉलो नहीं करा, सो बी विल हैव टू इंडेमनीफाई ए फॉर दी लॉसेस। बी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा ए को, किस चीज के लिए? जो भी नुकसान ए को इस वजह से हुआ है। उसके बाद आता है मेरे बच्चा, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। मतलब जब प्रिंसिपल किसी एजेंट को काम के लिए अपॉइंट करता है तो उस सिमिलर बिजनेस में जो पर्सन को इंगेज होके जो स्किल लगती है, वो स्किल हम एजेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं, अनलेस प्रिंसिपल के पास इसका नोटिस हो। नेक्स्ट, एजेंट को ना रीजनेबल डिलीजेंस से कोई भी काम करना है, यानी ध्यानपूर्वक कोई भी काम करना है। नेग्लिजेंटली वो काम नहीं कर सकता है, नेग्लिजेंटली नहीं कर सकता। एंड अगर प्रिंसिपल को कोई डायरेक्ट लॉस हो जाता है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, तो एजेंट उसे क्या करेगा? कंपनसेट करेगा, लेकिन ओनली फॉर द डायरेक्ट लॉसेस। सर अगर इनडायरेक्ट लॉस होगा तो क्या उसको? बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट लॉसेस और रिमोट लॉसेस। यानी एजेंट ने कोई गलती करी, नेग्लिजेंटली बिहेव करा, उससे प्रिंसिपल का लॉस हुआ, कुछ डायरेक्ट लॉस हुआ, कुछ इनडायरेक्ट लॉस हुआ, तो डायरेक्ट लॉस की भरपाई तो करी जाएगी, बट इनडायरेक्ट लॉस की भरपाई नहीं करी जाएगी। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जो एमसीक्यू में भी आ सकता है, सुनिएगा। एक ए था कलकत्ता का, उसने लंदन का एक एजेंट अपॉइंट करा और उसे बोला कि मेरे पैसे मिलने वाले हैं लंदन में, उस अंकल से पैसे ले लेना। बी ने क्या करा? बी ने वो पैसे ले लिए। ए ने बोला कि वो पैसे मुझे फटाफट क्या कर दो? भेज दो, जो तुमने पैसे लंदन में मेरे बिहाफ पे लिए हैं वो मुझे भेज दो। लेकिन बी ने वो पैसा अपने पास रखा, जबकि उसे बोल दिया था कि भेज दो। और यहां पर क्या हुआ? इतने टाइम में ए बेचारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो इस केस में जो डायरेक्ट लॉस है, यानी जितने दिन का डीले हुआ है उतने दिन का इंटरेस्ट तो बी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट लॉस है, डायरेक्ट लॉस है। लेकिन 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 जो फर्दर इंसॉल्वेंसी का अगर कोई लॉस हुआ होगा ए को,
उसके लिए लायबल नहीं होने वाला है, उसके लिए इनडायरेक्ट लॉसेस के लिए लायबल नहीं होने वाला। कौन? मिस्टर बी। नेक्स्ट आता है एजेंट की ड्यूटी होती है कि अगर वो कोई काम कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्टी आ रही है, तो वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे और उससे क्या ले ले? इंस्ट्रक्शन की प्लीज मुझे बता दो कि इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ही, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है ना, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन होता है? ट्रस्ट के ऊपर होता है। तो बिना प्रिंसिपल को बताए अगर एजेंट कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है और उसमें प्रॉफिट कमा लेता है, तो उस केस में भैया वो प्रॉफिट जो है वो वापस मिलेगा प्रिंसिपल को। ये बात यहां पर बताई गई है कि ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कभी भी एजेंट अपने अकाउंट पे डील नहीं करेगा अनलेस अंटिल उसने प्रिंसिपल को पहले बताया है, अनलेस अंटिल उसने प्रिंसिपल को पहले बताया है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल राइट्स टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। अगर प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि एजेंट ने अपने अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन करा और वो भी मुझे बिना बताए, और उसे इसमें कोई प्रॉफिट हुआ है या उसे कोई बेनिफिट हुआ है, सो उस बेनिफिट को एजेंट से कौन ले लेगा? प्रिंसिपल ले लेगा। सो अगर एजेंट प्रिंसिपल को बिना बताए अपने अकाउंट पे डील करता है, तो प्रिंसिपल एजेंट से कोई भी बेनिफिट जो एजेंट को हुआ होगा उस ट्रांजैक्शन से, वो प्रिंसिपल लीगली क्लेम कर सकता है, वो प्रिंसिपल लीगली क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, एजेंट की यह ड्यूटी होती है कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा, प्रिंसिपल से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। एजेंट का रिलेशन क्योंकि फिड्यूशरी नेचर का होता है, ट्रस्ट का होता है, तो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट उसे कमाना अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स ऑन डिमांड। अगर प्रिंसिपल एजेंट से अकाउंट्स मांगता है कि मुझे अकाउंट्स देखने हैं, तो ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को अकाउंट्स ही नहीं, अकाउंट्स तो देगा ही देगा, साथ में उसके सपोर्टिंग वाउचर्स भी प्रोवाइड करेगा, साथ में उसके सपोर्टिंग वाउचर्स भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल रूल ये बोलता है, नॉर्मल रूल ये बोलता है मेरे बच्चा कि एजेंट अपने, जो प्रिंसिपल ने एजेंट को काम दिया था, एजेंट उसे फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। हाउएवर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, जहां पर वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट, एजेंट की ड्यूटी है अगर उसे प्रिंसिपल का कोई भी पैसा, मान लो एजेंट ने कस्टमर को गुड्स बेचे प्रिंसिपल के और उसे कस्टमर से पैसा मिला, तो ये पैसा किसको बिलोंग करता है? प्रिंसिपल को। तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि जो भी पैसा उसे प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिला है वो किसको पे कर दे? प्रिंसिपल को पे कर दे। एंड ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो, जब प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है तो ऐसी बड़ी सारी बातें वो उसके साथ शेयर करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड या उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो कि और किसी को नहीं पता होती है, और एजेंट के पास ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो लॉ कहता है भाई उसने तुम पर ट्रस्ट किया था, इसीलिए यू कैन नॉट यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल। तुम यूज नहीं कर सकते हो। पता नहीं इसे क्या हो गया यार, ये ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा। चलो, नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ एन एजेंट, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट हो गए। नेक्स्ट आता है एजेंट के क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज, बहुत होगी। पहला राइट ये आता है कि देखो, अगर एजेंट को कोई पैसा मिलता है, अगर एजेंट को कोई पैसा मिलता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे या उसकी, ठीक है, तो उसमें से वो क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। क्या रिटेन कर सकता है? जो पैसा उसे लीगली क्लेम करना था प्रिंसिपल से, यानी अपनी फीस, जो रिम्यूनरेशन उसे मिलनी चाहिए थी, या अगर उसने कोई खर्चा प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया है, या अगर उसने कोई एडवांस प्रिंसिपल को दिया था, तो उस पैसे को वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल के अमाउंट से। यानी अगर कस्टमर को, एजेंट ने कस्टमर को सेल करी, 5 लाख रुपए मिले, इस 5 लाख रुपए में से उसने अपनी कमीशन रख ली और बाकी का पैसा प्रिंसिपल को भेज दिया। उसके बाद आता है राइट टू रिम्यूनरेशन। एजेंट को कितनी रिम्यूनरेशन मिलेगी? जितनी कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुई है। सर बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो कितनी मिलेगी? तो कस्टम देखना, उस बिजनेस का कस्टम क्या है, कितनी % कमीशन नॉर्मली उस बिजनेस में दी जाती है। ओके, लेकिन अगर एजेंट
ने कोई मिसकंडक्ट किया और वो उसका गिल्टी साबित हुआ कि हां सच में उसने मिसकंडक्ट किया था, तो उतने पोर्शन की यानी जितना उसने मिसकंडक्ट किया उतने पोर्शन की रिम्यूनरेशन उसे नहीं दी जाएगी, लेकिन बाकी की रिम्यूनरेशन उसे दे दी जाएगी। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी एजेंट के पास है और एजेंट का पैसा आना बाकी है प्रिंसिपल से, तो लॉ कहता है एजेंट तुम क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पर लीन लगा सकते हो। मतलब तुम प्रिंसिपल को यह कह सकते हो कि देख प्रिंसिपल, मैं तुम्हें तब तक तुम्हारा सामान वापस, तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे क्या नहीं दे देते, जब तक तुम मेरा पैसा मुझे नहीं दे देते। ये वो कर सकता है, लेकिन इस चीज की थोड़ी सी कंडीशन है। क्या? एजेंट के पास जो वो पैसा मांग रहा है वो लीगली इंटाइटल होना चाहिए, एक्सेस पैसा नहीं, लीगली इंटाइटल वाला पैसा होना चाहिए। प्रॉपर्टी जिस पर वो लीन लगाना चाहता है वो थर्ड पर्सन की नहीं, प्रिंसिपल की ही होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो एजेंट के पास ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है ये इसके पास अनलॉफुल मीन से नहीं आनी चाहिए, बल्कि विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल आनी चाहिए, तभी वो इस लीन को एक्सरसाइज कर सकता है। सर, राइट टू लीन कब चली जाती है एजेंट की? बेटा, राइट टू लीन चली जाती है जब प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। जब प्रॉपर्टी लॉस्ट होगी, मतलब यानी जो प्रॉपर्टी एजेंट के पास थी, अगर उसकी पोजेशन किसी और, या तो प्रिंसिपल के पास या किसी और थर्ड पार्टी के पास चली जाती है, तो प्रॉपर्टी की पोजीशन लॉस्ट हो जाती है। तो अब लीन कैसे लगाए? बिकॉज लीन की प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारे पास यानी एजेंट के पास क्या होनी चाहिए? पोजीशन होनी चाहिए। या एजेंट अगर वॉलेंट्री अपने इस राइट को वेव कर देता है, मे बी एक्सप्रेस मे बी इंप्लाइड, या अगर लीन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रारी हो जाता है, तो इन केसेस में बेटा एजेंट का जो राइट टू लीन है वो चला जाता है। ओके सर। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से, ठीक है, प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज और लॉफुल एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी में कोई काम किया और उसकी वजह से एजेंट को कोई खर्चा या लॉस आता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल भरपाई करेगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल भरपाई करेगा। और एजेंट ने जो भी काम गुडफेथ में किया उसकी भी भरपाई प्रिंसिपल करेगा। मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को मोबाइल बेचने के लिए कहा था, एजेंट ने वो मोबाइल बेच दिया, लेकिन बाद में पता चला वो तो चोरी का मोबाइल था। तो यहां पर एजेंट ने तो गुड फेथ में बेचा था, तो एजेंट पर जुर्माना लग गया, तो वो जुर्माना क्या कर सकता है? प्रिंसिपल से क्लेम कर सकता है। उसके बाद अगर एजेंट कोई ऐसा काम करता है जो कि क्रिमिनल एक्ट है, जो कि इलीगल एक्ट है, उसमें वो फिर नहीं ले सकता। उस केस में वो प्रिंसिपल से इंडेमनिफिकेशन नहीं कर सकता। एजेंट, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि जाकर तू उसको मारा, जो भी होगा मैं देख लूंगा। ए एम्प्लॉइज बी टू बीट सी कि जाकर उसको मारा और जो तेरे पे खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। बट बाद में जब एक्चुअली में खर्चा आया तो ए ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो काम था ये रॉन्गफुल एक्ट था जो एजेंट ने किया था। ओके सर। नेक्स्ट, अगर प्रिंसिपल की गलती की वजह से, प्रिंसिपल की निगलेक्ट की वजह से कोई भी इंजरी या लॉस एजेंट को होता है, तो उसका कंपनसेशन वो ले सकता है। कौन? उसका कंपनसेशन एजेंट प्रिंसिपल से ले सकता है। जैसे ए ने बी को ब्रिक लेयर इन बिल्डिंग अ हाउस, उसे बोला था कि भाई घर बनाने के लिए बोला, लेकिन उसने स्काफोल्डिंग जो उसके सपोर्टिंग्स होती है वो सही से नहीं लगाई जिस पे चढ़ के काम करेंगे, और स्काफ होल्डिंग जो है क्योंकि वो सही से नहीं लगाई थी प्रिंसिपल ने, उसकी वजह से बी को चोट आ गई। तो यहां पर ए के निगलेक्ट की वजह से, प्रिंसिपल के निगलेक्ट की वजह से एजेंट को क्योंकि लॉस हुआ है, इसीलिए वो कंपनसेट करेगा। किसको? बी को कंपनसेट करेगा। प्रिंसिपल लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज, अगर यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो देखो, प्रिंसिपल है, एजेंट है, थर्ड पार्टी है। एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ किया? थर्ड पार्टी के साथ किया, अपनी अथॉरिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया। तो लॉ कहता है अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने नहीं बल्कि खुद
प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बल्कि खुद किसने, प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और पर्सनली किया है, और थर्ड पार्टी प्रिंसिपल पे स्यू कर सकती है और प्रिंसिपल जो है थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। यही बात यहां पे है कि बिल्कुल ऐसे इन्फोर्स किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट खुद प्रिंसिपल ने इन पर्सन किया है, प्रिंसिपल ने इन पर्सन किया है। मान लो एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, ए बी, ए कौन है, प्रिंसिपल, बी कौन है, एजेंट, और सी कौन है, थर्ड पार्टी। सी ने 50,000 रुपए देने थे प्रिंसिपल के, बट उसने किसको 50,000 रुपए दे दिए, एजेंट को 50,000 रुपए दे दिए, प्रिंसिपल के एजेंट को 50,000 रुपए दे दिए। तो लॉ ये मानेगा कि सी ने ए का जो पैसा है वो चुका दिया है और सी अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। नेक्स्ट, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर काम करता है तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, देखो, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर कोई भी काम करता है तो सबसे पहले तुम पूछोगे कि वो सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है, सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। अगर वो काम सेपरेबल है तो जितना काम विद इन अथॉरिटी था, अथॉरिटी के अंदर था, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, और जितना काम उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं था, दैट इज आउटसाइड अथॉरिटी था, जितना आउटसाइड अथॉरिटी था, तो उसके लिए एजेंट लायबल होगा, उसके लिए कौन लायबल होगा, एजेंट। और अगर नॉन सेपरेबल है तो प्रिंसिपल पूरी ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर सकता है, पूरी ट्रांजैक्शन को क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, या अगर वो चाहे तो उसे रेटिफाई भी कर सकता है। ये प्रिंसिपल के ऊपर हमने रेटिफिकेशन में पढ़ लिया है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। आइए देखते हैं, अगर सेपरेट हो सकती है तो जो अथॉरिटी के बाहर का काम है और जो विद इन अथॉरिटी का है, तो विद इन अथॉरिटी वाला प्रिंसिपल को लायबल करेगा, बाइंड होगा, लेकिन आउटसाइड अथॉरिटी वाला वो लायबल नहीं होगा। बट अगर नॉट सेपरेबल है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उस ट्रांजैक्शन से बाउंड नहीं हो सकता। वो कहेगा कि मैं इस ट्रांजैक्शन में हूं, तुम एजेंट को पकड़ो, तुम किसको पकड़ो, एजेंट को पकड़ो। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन, कि कौन कौन से केस में देखना, लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूडिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट्स वर ऑथराइज्ड। इसका मतलब क्या है, एस्टोपल की बात कर रहे हैं कि अगर एजेंट ने ऐसा कोई काम किया जो कि थर्ड पार्टी को लगता था कि भैया एजेंट की अथॉरिटी में है, बिकॉज प्रिंसिपल ने कोई ऐसा कंडक्ट पहले कर दिया था, तो उस वजह से, एस्टोपल की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, बट फिर भी उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल लायबल हो सकता है। दिस इज द एक्सेप्शन केस। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई नोटिस एजेंट को दिया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन एजेंट को दी जाती है, तो लॉ ये मानता है कि वो इंफॉर्मेशन और वो नोटिस किसको दिया गया है, प्रिंसिपल को भी मिल चुका है, भले ही एजेंट ने वो बात प्रिंसिपल को बताई हो या नहीं बताई हो। नेक्स्ट, अगर एजेंट कोई फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या टोट करता है, वो अगर अपनी अथॉरिटी में करेगा तो हम ऐसा मानेंगे जैसे कि वो किसने किया है, खुद प्रिंसिपल ने किए हैं। लेकिन अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड उसकी अथॉरिटी में नहीं होगा, मतलब एजेंट की अथॉरिटी में नहीं होगा, तो उससे प्रिंसिपल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट, कौन कौन से पर्सनल लायबिलिटी एजेंट की थर्ड पार्टी को, तो नॉर्मल रूल ये बोलता है कि एजेंट जो होता है वो थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होता है। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट करता है, बट क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है, इसीलिए वो एजेंट को लायबल नहीं, वो थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होता है एजेंट। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पर एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है। पहली, अगर वो फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अगर वो अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, या ऐसे प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या ऐसे प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो कि इनकॉम्पिटेंट यानी माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, और अगर वो प्रिटेंडेड एजेंट, मतलब दिखा रहा था कि मैं उसका एजेंट हूं, बट सच में उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो एजेंट है, और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को
एक्सीड कर जाता है। अगर एजेंट को जितनी अथॉरिटी मिल गई थी उसके बाहर, तो जो एक्सीडिंग अथॉरिटी के लिए वो क्या होता है, लायबल रहता है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पास क्या क्या राइट्स होंगे, तो सबसे पहला, अगर देखना, राइट्स ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। अगर अनडिस्क्लोज्ड एजेंट मतलब जिसने डिस्क्लोज नहीं किया है थर्ड पार्टी को कि मैं एजेंट हूं, उस केस में क्या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को इन्फोर्स कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना है? देखो, मान लो थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंट ने क्या दिए, गुड्स दिए, एजेंट ने क्या दिए, गुड्स दिए, और थर्ड पार्टी ने बोला, वादा किया कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे गुड्स के बदले में। एजेंट ने इस थर्ड पार्टी के 30,000 रुपए भी देने थे। यानी थर्ड पार्टी ने क्या सोचकर कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इससे 1 लाख के गुड्स लूंगा, इसके 1 लाख देने हैं, इससे 30,000 लेने हैं, मतलब नेट नेट इसे कितना दूंगा, 70,000 रुपए दे दूंगा। नेट नेट कितना दूंगा, 70,000 रुपए दे दूंगा। अब क्योंकि इस एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया था कि ये एजेंट है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा इंप्रेशन लग रहा होगा कि ये प्रिंसिपल ही है। अब बाद में जब प्रिंसिपल ने डिस्क्लोज किया कि भाई मेरे भी आप पर कॉन्ट्रैक्ट किया था, लाओ मुझे 1 लाख रुपए दो, तो इस केस में थर्ड पार्टी क्या करेगी, कहेगी भाई मैंने तो ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे 70,000 देने हैं, मैं तो तुम्हें 70,000 ही दूंगा, तुम बाकी के भले ही 30,000 एजेंट से ले लेना, लेकिन मैं तुम्हें 70,000 ही दूंगा। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो, उस केस में आप ऐसा कर सकते हो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल खुद को डिस्क्लोज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले, और अदर कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ये कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये इंसान प्रिंसिपल है तो मैं तो इसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो इस केस में वो क्या कर सकती है, लायबिलिटी से डिनाई कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर किसी केस में एजेंट पर्सनली लायबल हो गया है, अगर किसी केस में एजेंट पर्सनली लायबल हो गया है, तो थर्ड पार्टी के पास लॉ ने ऑप्शन दिया है, या तो वो एजेंट पर या एजेंट के प्रिंसिपल या दोनों को उस चीज के लिए क्या कर सकता है, लायबल ठहरा सकता है, लायबल ठहरा सकता है। ओके सर, चलिए, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है ये कहकर, एजेंट, मान लो थर्ड पार्टी ने एजेंट को बोला, अरे अरे मैं तुझ पर केस नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल पर केस करूंगा, या प्रिंसिपल को बोला कि मैं तुझ पर केस नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ एजेंट पर केस करूंगा, तो ऐसा कहने के बाद वो बाद में फिर एजेंट या प्रिंसिपल जिसको उसने कहा था कि वो लायबल नहीं रखेगा, वो उस पर्सन को बाद में लायबल नहीं रख सकता है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यानी प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशन खत्म कैसे होती है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब है कि प्रिंसिपल एजेंट को नोटिस देता है कि भाई आज से तेरी और मेरी एजेंसी जो है, रिलेशन जो है खत्म हो गई, आज से तू मेरा एजेंट नहीं, आज से मैं तेरा प्रिंसिपल नहीं, इसको बोलते हैं रिवोकेशन। तो रिवोकेशन एनी टाइम करा जा सकता है अथॉरिटी एक्सरसाइज होने से पहले। ओके सर, उसके बाद क्या रिवोकेशन तो हो गया कि हमने नोटिस दिया, बट रिनंसिएशन भी हो सकता है। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि यहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को नहीं निकाला, एजेंट कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, एजेंट में रिनाउंस द एजेंसी। जैसे प्रिंसिपल एजेंसी को कैंसिल कर सकता है, उसे रिवोकेशन कहते हैं, वैसे ही अगर एजेंट कैंसिल करना चाहता है तो उसे रिनंसिएशन कहते हैं। दोनों ही केस में अगर प्रिंसिपल ने बिना किसी सही रीजन के एजेंसी को कैंसिल करा तो फिर वो कंपनसेशन देगी एजेंट को, और अगर एजेंट ने बिना किसी सफिशिएंट रीजन के कैंसिल करा और उससे प्रिंसिपल को लॉस हुआ तो वो कंपनसेशन देगा प्रिंसिपल को। ओके सर, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया था अगर वो काम पूरा हो जाता है एजेंट के द्वारा तो ऑटोमेटिकली एजेंसी खत्म हो जाती है, या डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है प्रिंसिपल की,
या एजेंट की, तो उस केस में भी क्या होता है, एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाती है। अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है एजेंसी रिलेशन खत्म हो जाती है, बट अगर एजेंट इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर उसको मैनुअली करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली लॉ में मेंशन नहीं है। ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए एजेंट, मान लो 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम मेरे एजेंट बनोगे और 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो 3 महीने बाद एजेंसी रिलेशन खत्म हो जाती है, 3 महीने बाद। और ये जो हम रिलेशन खत्म करते हैं, ये रिवोकेशन जो होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से केस में एजेंसी जो है इररिवोकेबल हो जाती है, यानी कैंसिल नहीं हो सकती है। इसमें फटाफट से एग्जांपल देख लीजिए। ए ने बी से 5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, बी ए से पैसे मांगता है, ला मेरे 5 लाख रुपए निकाल। तो ए कहता है चल सुन भाई, तू ऐसी बात कर, ये ले मेरी कार की चाबी, इस कार को बेच दे और जितना कार का पैसा आएगा उसमें से अपना 5 लाख रुपए काट के बाकी का मुझे दे दियो। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही ए ने बी को कार बेचने के लिए दी, तो बी क्या बन गया, एजेंट बन गया, क्योंकि वो कार बेच रहा है, और ए कौन बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब यहां पर बेटा एजेंट की जो अथॉरिटी है वो कैंसिल नहीं करी जा सकती है, एजेंट की अथॉरिटी कैंसिल नहीं करी जा सकती है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि उसे इसमें से 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, वेयर द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, द एजेंसी बिकम इररिवोकेबल। इवन अगर डेथ या इंसेनिटी भी हो जाती है तो भी एजेंसी उस केस में क्या होती है, खत्म नहीं होती है। अच्छा, अफेक्टिव डेट, टर्मिनेशन, एजेंसी की रिलेशन किस दिन खत्म हुई, तो लॉ कहता है देखो, जिस दिन एजेंट को एजेंट की नॉलेज में आया कि उसकी एजेंसी खत्म हो गई, उस दिन से उसके लिए रिवोकेशन अफेक्टिव हो गया, और जिस दिन थर्ड पार्टी की नॉलेज में आया कि रिवोकेशन हो गई, उस दिन से थर्ड पार्टी के लिए उस एजेंसी का क्या हो गया, अफेक्टिव हो गया, टर्मिनेशन अफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या इंसैनिटी हो जाती है, तो कई बार प्रिंसिपल की जब डेथ या इंसैनिटी होती है तो एजेंट के पास प्रिंसिपल के कई सारे गुड्स पड़े होते हैं, कई सारे पैसे पड़े होते हैं, तो क्या वो अपने पास एजेंट रख सकता है, द आंसर इज नो। उसको वो सारे रीजनेबल स्टेप लेने हैं जो कि वो वैसे करता अगर वो, यानी उसको वो सब कुछ रिटर्न कर देना है, किसको, प्रिंसिपल को रिटर्न कर देना है, या अगर उसको बचा कर रखना है जैसे वो नॉर्मली सेव करके रखता है वैसे उसको करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ओरिजिनल एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस एजेंट के द्वारा किए गए सारे सब एजेंट्स की अथॉरिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर बेटा हमारा यूनिट होता है फिनिश।